आज हम एक सफर पर चलेंगे, बंटवारे के बाद के भारत की गलियों में, एक ऐसे दौर में जब जख्म भी ताजे थे और हवा में ना यादों का एक अजीब सा भारीपन था। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनका पूरा का पूरा अतीत बस एक मलबे के ढेर में दफन होकर रह गया। 7.5 साल एक लंबा वक्त होता है। इतने ही लंबे इंतजार के बाद लाहौर से कुछ मुसलमान अमृतसर लौट कर आए। बहाना तो था एक हॉकी मैच देखने का, लेकिन असल में हर किसी के दिल में एक गहरी हसरत छिपी थी, अपने उन घरों को, उन गलियों को एक आखिरी बार देखने की जो कभी उनके अपने हुआ करते थे। और यहाँ आकर जो एहसास उन्हें घेरता है ना, वो सिर्फ उदासी का नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक धक्का है। सोचिए, एक शहर जो एक ही वक्त पर अपना भी लगे और बिल्कुल पराया भी, जहाँ हर गली, हर मोड़ पर अपनी ही जिंदगी के भूत खड़े नजर आ रहे हों। तो चलिए अब इस कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। अमृतसर का एक ऐसा बाजार जिसका इतिहास बंटवारे की हिंसा ने हमेशा के लिए काला कर दिया था। नाम था इसका बाजार बांसा। कभी ये एक जिंदा दिल, चहल पहल वाला मुस्लिम इलाका हुआ करता था, लेकिन अब ये बस एक खामोश वीरान जगह थी। बंटवारे के वक्त शहर की सबसे भयानक आग ने इसे राख कर दिया था। यहाँ के जो पुराने बाशिंदे थे, उनमें से ज्यादातर या तो मार दिए गए या फिर सरहद पार चले गए। और उनके घर अब बस खंडहर बनकर खड़े थे, जैसे अतीत के मूक गवाह हों। पूरे समूह में से हिम्मत सिर्फ एक शख्स जुटा पाया, बस एक। हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है, गनी मियाँ, एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी जो अपने अतीत के उन खंडरों को ढूंढने के लिए बिल्कुल अकेला ही निकल पड़ा। तो अब हम उस पल में चलते हैं जब गनी मियाँ अपनी पुरानी गली के मुहाने पे पहुंचते हैं। देखते हैं कि कैसे उनका अतीत आज की हकीकत से टकराता है। गली के मुहाने पर खड़े होकर गनी मियाँ सोचते हैं, सब कुछ बदल गया है मगर बोलियां नहीं बदली। बच्चों के खेलने की, औरतों के लड़ने झगड़ने की आवाजें बिल्कुल वैसी ही थीं, लेकिन लोग बदल चुके थे। और यही एहसास उनके अंदर एक तूफान खड़ा कर देता है, एक ऐसा द्वंद्व जहां उनकी यादें आज की इस कड़वी सच्चाई से टकराकर टूट रही थीं। और फिर देखिए क्या होता है। एक अफवाह जरा सी देर में पूरी गली में फैल जाती है कि ये बूढ़ा आदमी किसी बच्चे को उठाने आया है। बस इतना सुनना था कि औरतें अपने बच्चों को खींचकर घरों के अंदर ले गईं। पल भर में पूरी गली में सन्नाटा छा गया, सिर्फ दरवाजों और खिड़कियों के पीछे से झांकती हुई आंखें। ये घटना साफ दिखाती है कि जो पुराना भरोसा था ना पड़ोसियों का, वो अब गहरे शक और डर में तब्दील हो चुका था। बंटवारे ने सिर्फ जमीनें नहीं, दिल भी बांट दिए थे। इसी शक और दुश्मनी से भरे माहौल में अचानक इंसानियत की एक छोटी सी लौ जलती है। मनोरी नाम का एक नौजवान उन्हें पहचान लेता है। वो गनी मियाँ को उनके घर के बचे खुचे निशान तक ले जाने की पेशकश करता है। इस तनाव भरे माहौल में ये एक उम्मीद की किरण की तरह था। और बस यहीं से हम गनी मियाँ के सफ़र के असली मकसद तक पहुंचते हैं, उस घर की तलाश जो उनके बेटे ने ना बड़े अरमानों से बनवाया था। अब सवाल यही था, उनके बेटे चिराग दीन के बनाए उस नए घर का आखिर बचा क्या होगा? सोचिए, मनूरी उस बूढ़े आदमी को उस खामोश घूरती हुई नजरों वाली गली से आगे ले जा रहा है। दिल में एक अजीब सा तनाव है, क्या मिलेगा उस घर की जगह? एक नई इमारत या सिर्फ खाली जमीन? और फिर वो दिल दहला देने वाला सच सामने आ ही जाता है। जिस घर को वो इतनी उम्मीद से ढूंढ रहे थे, वो अब बस मिट्टी और टूटी ईंटों का एक ढेर था। कुछ नहीं, सिर्फ एक बेजान मलबा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो मलबा है, ये सिर्फ मलबा नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। ये उनके मारे गए परिवार का मकबरा है, ये उस जमाने की हिंसा का एक सबूत है, और ये उस शर्म का प्रतीक है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। बस ये देखते ही गनी मियाँ पूरी तरह टूट जाते हैं। वो अपने घर का आखिरी बचा हुआ हिस्सा, एक जला हुआ दरवाजे का चौखट, उसे पकड़कर अपने बेटे के नाम की दुहाई देते हैं। उनकी वो चीख, उनका वो दर्द उस खामोश मलबे में गूंज उठता है। एक तरफ गनी मियाँ अपना मातम मना रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा मोहल्ला उन्हें देख रहा है, चुपचाप। और उनकी यही खामोशी, यही असली कहानी कहती है, एक ऐसी कहानी जिसे सब जानते तो हैं पर कोई मानना नहीं चाहता। तो हुआ क्या था उस शाम?
वहां खड़ा हर शख्स गवाह था। सबने देखा था कि कैसे रखे पहलवान ने चिरागादीन को मार डाला। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए और इस तरह खुद को इस जुर्म की जिम्मेदारी से आजाद कर लिया। और चिराग को मारते वक्त रखे के शब्द क्या थे? तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। उसने बंटवारे के एक राजनीतिक नारे को एक इंसान की हत्या का हथियार बना लिया था। अपने जुल्म को एक विचारधारा का चोला पहना दिया था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल दहला देता है। गनी मियां सच्चाई से बिल्कुल अनजान, हमदर्दी और दिलासे के लिए उसी आदमी के पास पहुंचते हैं जो उनके पूरे परिवार की तबाही का जिम्मेदार था, अपने बेटे के कातिल के पास। और ये देखिए, रखा जुबान से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका जिस्म, उसका शरीर गवाही देने लगता था। वो सच उगल रहा था जिसे जुबान छिपा रही थी। उसका बहुत ज्यादा पसीना आना, गला सूखना, रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये सब क्या था? ये इस बात का सबूत था कि गुनाह का बोझ इतना ज्यादा था कि उसका शरीर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो इस खोखली मुलाकात के बाद आखिर पीछे क्या बचा? क्या विरासत छूट गई? एक मलबे की या फिर एक दबी हुई सच्चाई की? चलिए देखते हैं। गनी मियां तो ये सोचकर चले जाते हैं कि चलो, उन्होंने रखे को माफ कर दिया, एक ऐसे गुनाह के लिए जिसका उन्हें पता तक नहीं था। और जैसे ही वो गली से ओझल होते हैं, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। औरतें बाहर, बच्चे फिर से खेलने लगते हैं। ये दिखाता है कि उस समाज को, उस समुदाय को भूल जाने की कितनी सख्त जरूरत थी ताकि जिंदगी आगे बढ़ सके, भले ही वो एक लाश के ऊपर से ही क्यों ना गुजर रही हो। अगर हम समुदाय की प्रतिक्रिया को देखें तो वो बड़ी दिलचस्प है। कुछ देर के लिए रखे के गुनाह को लेकर कानाफूसी होती है, गपशप होती है, लेकिन उसके बाद एक गहरी उदासीनता, एक खामोशी छा जाती है। ये एक तरह से सामूहिक रूप से भूल जाने का तरीका है, ताकि उस भयानक सच का सामना ही न करना पड़े जिसमें वो सब भी तो कहीं ना कहीं शामिल थे। और कहानी का अंत होता है इस एक तस्वीर के साथ। इंसानों की इस गहरी खामोशी के बीच एक आवारा कुत्ता जो उसी मलबे पर आराम कर रहा था, अचानक उठता है और उस अंधेरी गली में जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे अब सिर्फ वही एक जानवर उस जगह की यादों का पहरेदार बचा हो। शायद वही उस मलबे का असली मालिक है, जो उस इतिहास को जिंदा रखे हुए है जिसे सब भुलाना चाहते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब इतिहास को इस तरह मलबे के नीचे दबा दिया जाता है, तो क्या वो सच में दफन हो जाता है, या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नासूर बनकर हमेशा जिंदा रहता है?